आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो अगर डेट पूछा जाता है तो 1921 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। आखिर किसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बता दो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उन्हीं के बीच हुआ था। और ये कब लड़ा गया था? तो यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाता है कब लड़ा गया था तो 1191 ईस्वी सही हो जाएगा। वही पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था तो यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन जो 1191 में जो युद्ध लड़ा गया था तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वो जीत जाता है। लेकिन जो 1192 का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो आखिरकार बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगले सवाल में पूछा गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। वैसे तो अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति से ही भारत में ही यहाँ पर शासन किया था, लेकिन यह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1858 ईस्वी के बाद से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगले सवाल में पूछा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो महाभारत और रामायण की रचना आर्य अवधि में की गई थी। और आपको बता दूं कि जो रामायण का प्राचीन नाम है वो यहाँ पर है आदि काव्य। आदि काव्य, इसको रामायण का प्राचीन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। आप याद रखिएगा, अगर महाभारत का प्राचीन नाम पूछता है तो जय संहिता सही जवाब हो जाएगा और रामायण का पूछता है तो आदि काव्य हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त समाज की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसे में श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगले सवाल में पूछा गया कि पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर डेट पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीतने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका सही जवाब होगा सूरत में मुगल साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि हर शहर में एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 153 है उसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ऐसे में पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 153। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र की बात की जाए तो उम्र यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जाए तो रिटायरमेंट यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो लिमिट हो जाएगा, यानी कि वह कितने भी साल तक वह अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगले सवाल में पूछा गया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मानस बाग अभयारण्य कहाँ है। तो जो मानस बाग अभयारण्य है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो नीली क्रांति है वह मछली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर श्वेत क्रांति पूछा जाता है तो वो यहाँ पर दूध हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है सिल्वर क्रांति तो इसमें आपका अंडा हो जाएगा। इसके अलावा मुर्गी पालन हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, सिल्वर क्रांति के अंदर। इसके अलावा अगर पीली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर तिलहन हो जाएगा, तिलहन। इसके अलावा अगर हरी क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर गेहूं और चावल आ जाएगा। अगर काली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर कच्चा तेल आ जाएगा, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। अगर ग्रे क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर उर्वरक आ जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आखिर संविधान बनने का जो समय था, आखिर संविधान कितने समय में बनाया गया था, कितना समय लग गया था संविधान को बनाने में। तो जो समय लग गया था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो अगर सवाल पूछता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और अगर पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की पिच तरंग है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है।
तो पहला सवाल में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि जिसकी पत्नी मरी हुई है, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए विडोवर, एसेस्टिक, विडो या फिर बेचलर। तो आपको बता दूं कि इसका जवाब हो जाएगा विडोवर। यहाँ पर विडो नहीं होगा, बहुत कोई यहाँ पर विडो मार देता है। तो विडो का मतलब होता है कि जिसका पति मर गया है, तो यहाँ पर पत्नी पूछा गया, तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विडोवर। इसके अलावा एसेस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सन्यासी या फिर तपस्वी, सन्यासी या फिर तपस्वी। इसके अलावा बैचलर का मतलब क्या होता है, तो बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड ए राइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि कम्युनिकेशन फॉर्म द मजिस्ट्रेट, तो ये वाला स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल रंग से दिया गया है उसको यहाँ पर सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिड के बाद यहाँ पर फिनिश्ड आया है, तो हम जानते हैं कि डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो ऐसे में यहाँ पर V1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर V3 है। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं हेड के साथ यहाँ पर V3 आना चाहिए था लेकिन V1 आया है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरर करना है, आपको एरर यानी कि गलती पहचानना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ पर दा लगाया गया है, और आपको बता दूं कि जो डेली रूटीन होता है उसके आगे दा नहीं लगता है, चाहे यहाँ पर लंच होता है या फिर डिनर होता तो भी यहाँ पर दा नहीं लगता। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन डी है आफ्टर द ब्रेकफास्ट वहाँ पर आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दिया है आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोलनेस, ओवरवेलमिंग, लीजेंडरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीजेंडरी का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत है। तो लीजेंडरी का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था, तो लीजेंडरी का स्पेलिंग होना चाहिए था LEGENDRY, तब जाके यहाँ पर लीजेंडरी का स्पेलिंग सही होता है। इसके अलावा नीचे में इंक्लूसिव दिया गया है वो भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वोलनेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट यानी कि पूर्णता। इसके नीचे में दिया गया है ओवरवेलमिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम पहचानना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन लिखा गया है, तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन का मतलब होता है मानवता, और मानव कैसा होता है, तो वो दयालु होता है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। इसके अलावा प्राउड का मतलब क्या होता है, तो प्राउड का मतलब होता है गर्व या फिर घमंड। नीचे में क्रूल दिया गया है, क्रूल का मतलब होता है निर्दय, निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड को पहचानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिवेंशन वर्ड को यहाँ पर कई तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, PREVENTION, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर इज गुड को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपको बता दूं कि बेटर के साथ यहाँ पर मोर नहीं यूज हो सकता, तो ऐसे में ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर गिटार वाला ऑप्शन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। फिर बेटर, तो देखते हैं बेटर के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड दिया गया है आइडल। आइडल का एंटोनियम क्या होगा? आइडल का मतलब क्या होता है? तो आइडल का मतलब होता है आलसी। आलसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? तो डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ गया। आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रमी यानी कि मेहनती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा को का मतलब क्या होता है? तो को का मतलब होता है कायर। नीचे में कोलोस दिया गया है, तो कोलोस का मतलब क्या होता है? तो कोलोस का मतलब होता है कठोर। कठोर। इसके अलावा सोबर का मतलब क्या होता है? तो सोबर का मतलब होता है गंभीर। गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस दिया गया है, ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन ए काल्म वॉइस। तो यहाँ पर देखते हैं जो लाल रंग से दिया गया है, इस वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी को कुछ बताना या फिर कुछ सूचना देना। तो इसका जवाब हो जाएगा स्पीक, यानी कि बताना या फिर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नो फिल अप टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। यानी कि जो मैनेजर है वह पहले ही उसे जॉब के लिए ऑफर कर दिया है, लेकिन अब उसके हाथ में है कि उस जॉब को वह एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20, जो कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब यहाँ पर कोर्ट का मतलब होता है खेल का मैदान, यानी कि खेल का मैदान में आपका बॉल है, अब आपका मर्जी है कि बॉल को मारना है या फिर नहीं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आइडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लाल कलर से देख सकते हैं बरी द हैगेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लड़ाई को बंद करो और मित्रता करो। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है, टू एंड ए क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस दिया गया है, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। तो यहाँ पर हार्डली जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा? तो इसके जगह पर आ जाएगा हार्ड। जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है हार्डली को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो साइनोनियम में यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तो सोर्डिड। तो सोर्डिड का मतलब क्या होता है? तो सोर्डिड का मतलब होता है घिनौना। 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 इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं रेजिडिटी दिया गया। तो रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। कठोरता। इसके अलावा वेरिएंट का मतलब क्या होता है? तो वेरिएंट का मतलब होता है प्रकार। टेंडर का मतलब क्या होता है? तो टेंडर का मतलब होता है नाजुक। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? तो अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि नापसंद। तो ऐसे में देख सकते हैं सोर्डिड का मतलब घिनौना यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, यानी कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे जीके जीएस का भी यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।